हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 20 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 20वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 20वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 57 से यहाँ पर 33 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 57 से यहाँ पर 33 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 89 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि 57 से यहाँ पर 33 कैसे बना है। तो मेरे भाई 57 से 33 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 57 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यदि हम 57 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7 पंजे 35। और मेरे भाई 35 से 33 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 35 में से -2 किया गया है। 35 में से -2 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 33। और ध्यान से देखिए 33 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 89 के अंदर और 89 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 89 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 89 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9 अंटा के 72। और मेरे भाई इस 72 में से यदि हम -2 कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 70। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 70। अब हमें देखना है कि संख्या 70 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर संख्या 70 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि KTR बराबर 49 लिखा जाता है और HDL बराबर 24 लिखा जाता है तो FKS बराबर क्या लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि KTR बराबर यहाँ पर 49 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि HDL बराबर 24 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि FKS बराबर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से नंबर ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने दिए गए सभी अल्फाबेट लेटर का कर लेना है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि KTR बराबर 49 कैसे लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, के आता है कितने नंबर पर, 11 नंबर पर है। के बाद में है टी आता है मेरे भाई 20 नंबर पर है। टी के बाद में है आर आता है 18 नंबर पर है। अब यहां पर क्या किया गया है, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, 11 और 20 हो जाएगा 31, 31 और 18 मिलकर बन जाएगा 49। और मेरे भाई ध्यान से देखिए, 49 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि HDL बराबर 24 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, H आता है कितने नंबर पर, 8 नंबर पर है। उसके बाद में डी आता है 4 नंबर पर है। डी के बाद में एल आता है 12 नंबर पर है। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो ध्यान से देखिए, 8 और 4 मिलकर बन जाएगा 12, 12 और 12 मिलकर बन जाएगा 24। और मेरे भाई ध्यान से देखिए, 24 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे एफ के एस के अंदर है, और एफ के एस के बराबर में यहां पर क्या लिखा जाएगा, यह हम ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहां पर देखिए, पहला लेटर है एफ। एफ आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 6 नंबर पर है। ठीक है, एफ के बाद में है के आता है कितने नंबर पर है, 11 नंबर पर है। के बाद में क्या है, एस है मेरे भाई, एस आता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर की संख्या जो आई है इसको हम आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां पर देखिए, 6 और 11 मिलकर बन जाएगा 17, 17 और 19 मिलकर बन जाएगा 36। यानी कि एफ के एस को लिखा जाएगा 36। अब हमें देखना है कि 36 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है 36 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहां पर हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि 431 से यहां पर 12 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 431 से यहाँ पर 12 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 345 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे कि 431 से यहाँ पर 12 कैसे बना है। तो मेरे भाई 431 से यहाँ पर 12 बनाने के लिए क्या किया गया है, 431 की सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यदि हम 431 की सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 12। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 12 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 345 के अंदर और 345 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, 431 की तरह हम 345 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 345 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर संख्या आएगी 60। अब हमें देखना है कि संख्या 60 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 60 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है।
यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि आपको 80 रुपये की फीस के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले जीके, जीएस और साइंस के लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चनों का क्या मिलेगा, पीडीएफ सेट मिलेगा। और इस 5,000 प्लस क्वेश्चनों के अंदर आपको करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे। और मेरे भाई इसी के साथ में इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आपको लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और सभी क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो जिस भी अभ्यर्थी को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है ये इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 87 का संबंध 56 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 87 से यहाँ पर 56 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 73 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 87 से यहाँ पर 56 बनाने के लिए क्या किया गया है, मेरे भाई इस 87 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यदि हम 87 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 7 के 56। और ध्यान से देखिए 56 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 73 के अंदर है और 73 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई 87 की तरह इस 73 की दोनों संख्याओं को भी हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 73 की यदि हम दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 7 तिया के 21। अब हमें देखना है कि संख्या 21 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर 21 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर 21 आया था समझना उनकी तैयारी भी बेहतर है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने।
नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित अक्षरों को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से NUT से यहाँ पर OVU लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि BOLT से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर आएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर जरूर याद होंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर पता करना है कि NUT को यहां पर OVU कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर है N से जस्ट अगला लेटर आता है O और यहां पर लिखा गया है O। फिर यहां पर देखिए N के बाद में है U। तो मेरे भाई यहां पर देखिए U से लिखा गया है V, यानी कि U से जस्ट अगला लेटर आता है V। इसी प्रकार से यहां पर देखिए, यहां पर है T और T को लिखा गया है U, यानी कि T के जस्ट आगे लेटर आता है U। तो यहां पर लिखा गया है U, यानी कि यहां पर आपको पता चल गया कि NUT से यहां पर ये वाले अल्फाबेट लेटर कैसे लिखे गए हैं। तो मेरे भाई यहां पर ये जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी के जस्ट अगले लेटर यहां पर लिखे गए हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमारे सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी अल्फाबेट लेटर से जस्ट अगले वाले लेटर में यहां पर ज्ञात करने हैं। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उनसे अगले लेटर में ज्ञात करने हैं। तो यहां पर देखिए पहला लेटर है B से जस्ट अगला लेटर आता है C, यहां पर हम भर देंगे C। उसके बाद में है O से जस्ट अगला लेटर आता है P, तो यहां पर हम भर देंगे P। फिर यहां पर लेटर है L से जस्ट अगला लेटर आता है क्या M, तो यहां पर मेरे भाई हम लेटर भर देंगे M। फिर क्या है L के बाद में है T से जस्ट अगला लेटर आता है U, तो यहां पर हम भर देंगे U। यानी कि BOLT से यहां पर लेटर भरे जाएंगे CPMU। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, CPMU ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन B के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन B हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी पहली बार कर रहे होंगे, तो उनको ये प्रश्न नहीं समझ में आया होगा। तो मेरे भाई देखिए, यदि आपको डायरेक्ट ये प्रश्न नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को दूसरे तरीके से सोल्व करना है। कैसे, तो वो देखिए, यहां पर देखिए, एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और मेरे भाई यहां पर देखिए, इस टाइप के प्रश्न को हम क्या करेंगे, जब भी आपको समझ में नहीं आए तो यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, पहला लेटर है N आता है कितने नंबर पर, 14 नंबर पर है। N के बाद में क्या है U आता है कितने नंबर पर, 21 नंबर पर है। U के बाद में लेटर है T आता है मेरे भाई 20 नंबर पर है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए इसके जस्ट आगे लेटर दिए गए हैं तो इनका भी हम नंबर करेंगे। देखिए पहला लेटर है O आता है मेरे भाई 15 नंबर पर है। O के बाद में है V आता है 22 नंबर पर है। V के बाद में है U आता है 21 नंबर पर है। अब यहां पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहां पर आपको केवल देखना है संख्या को। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए, देखिए यहां पर है, यहां पर देखिए 14 से क्या हो रहा है 15, तो 14 से 15 हो जाएगा कैसे, यदि हम 14 के अंदर क्या कर देंगे +1 कर देंगे तो हो जाएगा 15। फिर देखिए 21 से क्या हो रहा है 22 है, तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे, यदि हम 21 के अंदर +1 कर देंगे तो हो जाएगा 22 है। फिर देखिए यहां पर है 20 से क्या हो रहा है 21 है, तो यहां पर भी यदि हम क्या कर देंगे 20 में +1 कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 21 है। यानी कि इन सभी अल्फाबेट लेटर के अंदर +1 करके ये वाले लेटर लिखे गए हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का कर लेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहां पर देखिए पहला लेटर है B आता है 2 नंबर पर है। B के बाद में है O आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर, यहां पर हम लिखेंगे 15। यानी कि O के बाद में क्या है L आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 12 नंबर पर है। L के बाद में T आता है 20 नंबर पर है। अब यहां पर क्या किया गया था, सभी के अंदर +1 किया गया था, तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे, इन सभी के अंदर +1 कर देंगे। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर यदि हम 2 के अंदर +1 करेंगे तो 2 और 1 मिलकर बन जाएगा 3 नंबर
नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है सी, यहां पर हम भर देंगे सी। ठीक है, उसके बाद में क्या है 15, 15 में प्लस 1 कर देंगे तो 15 और 1 मिलकर बन जाएगा 16। 16 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है पी, तो यहां पर हम सी के बाद में भर देंगे पी। ठीक है, उसके बाद में यहां पर देखिए यहां पर है 12, 12 के अंदर प्लस 1 करेंगे तो 12 और 1 मिलकर बन जाएगा 13। 13 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो मेरे भाई 13 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एम, तो यहां पर हम भर देंगे एम। ठीक है, उसके बाद में 20, 20 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 20 और 1 मिलकर बन जाएगा 21। 21 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है यू, तो यहां पर हम भर देंगे यू, यानी कि BOLT को यहां पर लिखा जाएगा CPMU। अब हमें देखना है कि CPMU ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हाँ सर ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं, ऑप्शन है बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से तरल अवस्था में पाई जाने वाली अ धातु कौन सी है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है क्लोरीन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अ धातु कौन सी है, तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अ धातु है ब्रोमीन। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है मुंबई में, और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए,
और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लोकसभा का नेतृत्व करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और ऑप्शन डी है संसद के सदस्य। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करता है लोकसभा के सदस्य, या फिर हम बोल सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन सी है डब्ल्यू.सी. बनर्जी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और मेरे भाई काफ़ी बार इनका कंप्लीट नाम भी दे दिया जाता है, तो याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक थे बाल गंगाधर तिलक। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी है विवेकानंद ने और ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अंबेडकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है
पेरियार। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पुस्तक गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फूले। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। महात्मा गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि महात्मा गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई याद रखना ये रोलेक्ट एक्ट कानून मेरे भाई वर्ष 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले जीके, जीएस और साइंस के लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और मेरे भाई सभी क्वेश्चन वन लाइनर रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर देखिए इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन है करंट अफेयर्स और कुछ क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलने वाले हैं। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि इन दोनों सब्जेक्ट से भी कितने मिलेंगे लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन इन 25,000 क्वेश्चनों में से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए
और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।